नमस्कार। आज हम छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 10 परीक्षा के प्रश्न उत्तर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मेरी समझ से। आइए अब हम कहानी परीक्षा के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। आपकी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। तो पहला प्रश्न क्या है? महाराज ने दीवान को ही उनका उत्तराधिकारी चुनने का कार्य उनके किस गुण के कारण सौंपा? तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं सादगी, बल, उदारता या नीति कुशलता। तो इसका सही उत्तर क्या है? उनके नीति कुशलता को देखते हुए। अगला प्रश्न, दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने के निश्चय का क्या कारण था? परमात्मा की याद, बदनामी का भय, राजकाज संभालने योग्य शक्ति ना रहना या 40 वर्ष की नौकरी पूरा हो जाना। तो इसका सही उत्तर क्या है? राजकाज संभालने योग्य शक्ति ना रहना। प्रश्न ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। इन उत्तरों को इसलिए चुना गया क्योंकि कहानी में दीवान साहब के नीति कुशलता और उनकी बढ़ती उम्र के कारण ही उन्होंने महाराज से नौकरी छोड़ने की विनती की थी। कि पाठ में भी दिया गया है कि वो बहुत ही अनुभवशील और नीति कुशल थे। और उनकी नौकरी छोड़ने का क्या कारण था? उनकी बढ़ती हुई उम्र। तो हमारे दोनों ही उत्तर क्या है? वो कहानी के कथानक के अनुसार सबसे सटीक हैं, सबसे सही हैं। यानी कहानी के अनुसार, कहानी में जो भी बात कही गई है, कथा कही गई है, उसके अनुसार हमारे दोनों ही उत्तर क्या हैं? बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, शीर्षक। आपने जो कहानी पढ़ी है इसका नाम प्रेमचंद ने परीक्षा रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी का यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर के कारण भी हमें लिखने हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। इस कहानी का शीर्षक परीक्षा इसलिए रखा गया है कि इस कहानी का शीर्षक यानी टाइटल जो है वो परीक्षा इसलिए रखा गया है क्योंकि पूरी कहानी एक ऐसी परीक्षा पर आधारित है जो उम्मीदवारों के गुणों की जांच करती है। केवल किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि मानवता, दया और साहस की परीक्षा होती है। कि जितने भी उम्मीदवार थे उनके किताबी ज्ञान को नहीं महत्व दिया गया, उनके मानवीय गुणों को देखा गया। प्रश्न ख, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी बताइए। तो यदि हमें इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो इस कहानी को सच्ची योग्यता या उदारता की कसौटी नाम दिया जा सकता है क्योंकि यह कहानी इन्हीं मूल्यों पर आधारित है। अगला प्रश्न, पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो पंक्तियां हैं हमारे पास। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। तो आइए इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि दीवान के पद के लिए केवल विद्या ही नहीं बल्कि मानवीय गुणों की भी आवश्यकता होती है। एक अच्छे नेता में दया और आत्मबल दोनों होने चाहिए। उसे दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, अर्थात हमेशा तैयार रहना चाहिए।
और आपत्तियों का सामना यानी मुश्किलों का सामना करने के लिए वीर होना चाहिए। ऐसे लोग संसार में कम होते हैं और जो होते हैं वे अपने गुणों के कारण सम्मानित होते हैं। कि ऐसे मानवीय गुण वाले लोग जो हैं इस संसार में बहुत ही कम पाए जाते हैं और जो भी होते हैं उन्हें उनके इन्हीं गुणों के कारण सम्मान दिया जाता है। अगला प्रश्न सोच विचार के लिए। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए, निम्नलिखित के बारे में पता लगाइए और लिखिए। नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए, कौन कौन सी कोशिशें की। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों ने अपनी आदतें बदली, जैसे जल्दी उठना, नम्रता से बात करना, प्यार से बात करना सबके साथ नम्र भाव से, और ज्ञान का प्रदर्शन करना। वे बाहरी दिखावे में बदलाव कर अपने बाहरी दिखावे मतलब कि दिखावा कर रहे थे वो, और यह जताने की कोशिश कर रहे थे कि वे इस पद के योग्य हैं। तो उन्होंने नौकरी पाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए? अपनी आदतें बदली, जैसे जल्दी उठना, सबसे प्रेम से बात करना और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना। तो ये सभी बदलाव उन्होंने अपने जीवन में किए नौकरी को पाने के लिए। अगला प्रश्न, उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई, खिलाड़ी को कौन कौन सी बातें पता चल गई। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। खिलाड़ी को किसान की स्थिति देखकर उसकी समस्या का पता चल गया कि उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है और उसे सहायता की आवश्यकता है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न ग, मगर उन आँखों में सत्कार था, इन आँखों में ईर्ष्या। किनकी आँखों में सत्कार था और किनकी आँखों में ईर्ष्या थी और क्यों? तो इसका उत्तर है, जब दीवान साहब ने पंडित जानकी नाथ को दीवान नियुक्त किया तब कर्मचारियों और रईसों की आंखों में सत्कार था, क्योंकि वे जानकी नाथ को योग्य मानते थे। वहीं जो उम्मीदवार थे जो इस पद के लिए आए हुए थे, उनकी आंखों में ईर्ष्या थी, क्योंकि वे इस पद को पाने की इच्छा रखते थे और सफल नहीं हो सके। तो ये प्रश्न भी हमारा हो गया है। अब अगला प्रश्न है खोजबीन। कहानी में से वे वाक्य खोजकर लिखिए जिनसे पता चलता है कि शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। और अगला प्रश्न, नौकरी के लिए आए लोग किसी तरह बस नौकरी पा लेना चाहते थे। तो देखते हैं इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा, उसके मन में एक संदेह हुआ, शक हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही। और अगला प्रश्न था, नौकरी के लिए आए लोग किसी तरह बस नौकरी पा लेना चाहते थे। तो उत्तर है इसका, लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। अगला प्रश्न, कहानी की रचना। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। इन वाक्यों को पढ़कर आंखों के सामने थकान से चोर खिलाड़ियों का चित्र दिखाई देने लगता है। यह चित्रात्मक भाषा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। कहानी को एक बार ध्यान से पढ़िए। आपको इस कहानी में और कौन कौन सी विशेषताएं दिखाई दे रही हैं, अपने समूह में मिलकर उसकी सूची बनाइए। तो पहले इन्होंने विशेषता का उदाहरण हमें दे दिया कि चित्रात्मक भाषा है, ठीक है। अब हमें बताना है कि इस कहानी में और कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसके लिए आपको कहानी को दोबारा से पढ़ना होगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि इस कहानी में और कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इस कहानी में कई विशेषताएं हैं जो इसे प्रभावी और रोचक बनाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला हमें दिया ही है चित्रात्मक भाषा, ठीक है। तो कहानी में कई स्थानों पर भाषा इतनी सजीव है कि पाठक के मन में दृश्य स्पष्ट हो जाते हैं। अगली विशेषता, संवादों की स्वाभाविकता। कहानी के संवाद बहुत स्वाभाविक और समयानुसार हैं, समय के अनुसार, जिससे पात्रों की, जो भी पात्र हैं उस कहानी के, उनकी मनोदशा, उनकी मन की दशा और परिस्थिति का आभास होता है। अगली विशेषता, पात्रों का मनोविज्ञान।
लेखक ने पात्रों के मानसिक और भावनात्मक पहलुओं का गहराई से चित्रण किया है। प्राकृतिक चित्रण, कहानी में वातावरण और प्रकृति का भी अच्छा वर्णन है, जैसे नाले का वर्णन और गाड़ी का कीचड़ में फंसना। अगली विशेषता है नैतिकता और संदेश। कहानी के अंत में एक नैतिक संदेश भी छिपा हुआ है जो पाठक को प्रेरित करता है। यह संदेश है कि सच्ची योग्यता केवल शिक्षा से नहीं बल्कि उदारता, साहस और आत्मबल से आती है। ठीक है। और कथानक का विकास, छठी विशेषता कथानक का विकास। कहानी का कथानक धीरे धीरे विकसित होता है और अंत में एक प्रभावशाली मोड़ पर पहुंचता है। यह पाठक को बांधे रखता है और अंत तक उत्सुक बनाए रखता है, यानी कि जो पाठक है वो यह जानने को उत्सुक रहता है कि आगे कहानी में क्या होगा। और अगली विशेषता पारंपरिक और आधुनिकता का टकराव। कहानी में पुराने और नए विचारों का टकराव भी दिखाया गया है, जैसे रियासत के पढ़े लिखे लोग शतरंज और ताश जैसे खेल खेलते थे, जबकि नए लोग हॉकी जैसे आधुनिक खेल खेलते हैं। यह टकराव समाज के बदलते स्वरूप को दर्शाता है। तो ये सभी विशेषताएं कहानी को गहराई और अर्थपूर्ण बनाती हैं, जिससे यह पाठक के मन पर गहरी छाप छोड़ती है। अगला प्रश्न, समस्या और समाधान। इस कहानी में कुछ समस्याएं हैं और उसके समाधान भी दिए गए हैं। कहानी को एक बार फिर से पढ़कर बताइए कि महाराज के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा, यानी क्या हल खोजा। और अगला प्रश्न, दीवान के सामने क्या समस्या थी और उन्होंने इसका समाधान किस प्रकार खोजा। और तीसरा प्रश्न, नौकरी के लिए आए लोगों यानी जो भी उम्मीदवार थे उनके सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका समाधान किस प्रकार खोजा। तो आइए देखते हैं इन तीनों ही प्रश्नों के उत्तर। महाराज के सामने समस्या थी कि वे दीवान साहब के स्थान पर किसी योग्य उत्तराधिकारी को चुनना चाहते थे। समाधान के रूप में उन्होंने दीवान साहब को ही इस जिम्मेदारी को सौंप दिया ताकि वे अपने गुणों के अनुसार योग्य व्यक्ति का चयन कर सकें। और दीवान के सामने क्या समस्या थी कि उनके सामने समस्या थी कि वे अपनी बढ़ती उम्र के कारण राजकाज की जिम्मेवारी नहीं निभा पा रहे थे। इसका समाधान उन्होंने महाराज से विनती करके निकाला और नए उत्तराधिकारी का चयन भी स्वयं किया। और तीसरे प्रश्न में कि जो नौकरी के लिए आए उम्मीदवार थे उनके सामने क्या समस्या थी, तो उनके सामने समस्या थी कि उन्हें दीवान पद जो है वो प्राप्त करना था, लेकिन यह आसानी से तो मिल नहीं सकता था। समाधान के रूप में उन्होंने अपने आचरण को बदलने का प्रयास किया ताकि वे योग्य दिख सकें, लेकिन केवल वही सफल हुआ जिसने वास्तव में मानवीय गुण दिखाए। अगला प्रश्न है मन के भाव। स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। इस वाक्य में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है, जैसे स्वार्थ, मद, उदारता, वात्सल्य। ये सभी नाम हैं, लेकिन दिखाई देने वाली वस्तुओं, व्यक्तियों या जगह के नाम नहीं हैं। ये सभी शब्द मन के भावों के नाम हैं। आप कहानी में से ऐसे ही अन्य नामों को खोजकर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। तो ये जो रिक्त स्थान हमें दिए गए हैं भावों के नाम, तो हमें यहाँ पर इनके नाम लिखने हैं। जैसे कहानी में क्या क्या भाव आ रखे हैं, दया, ठीक है, साहस, ईर्ष्या, स्वार्थ और आत्मबल, उदारता, नीति कुशलता। ठीक है, तो ये सभी क्या है, भाव हैं, भावों के नाम। तो इस तरह से आपको इनके नाम लिखने थे। अब अगला प्रश्न है अभिनय।
कहानी में युवक और किसान की बातचीत संवादों के रूप में दी गई है। यह भी बताया गया है कि उन दोनों ने ये बातें कैसे बोली। अपने समूह के साथ मिलकर तैयारी कीजिए और कहानी के इस भाग को कक्षा में अभिनय के द्वारा प्रस्तुत कीजिए। अभिनय के द्वारा यानी एक्टिंग करनी है आपको, ठीक है। प्रत्येक समूह से अभिनेता या अभिनेत्री कक्षा में सामने आएंगे और एक एक संवाद अभिनय के साथ बोलकर दिखाएंगे। तो इस प्रश्न को आपको स्वयं करना है। आपको अपनी कक्षा में जो युवक और किसान की जो बातचीत हुई थी उसका संवादों के रूप में उन्हीं के डायलॉग्स जो हैं आपको बोलने हैं और साथ में अभिनय भी करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टे अर्थ के शब्द। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। कम का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द है अधिक। इसी प्रकार के कुछ विपरीतार्थक शब्द नीचे दिए गए हैं, लेकिन वे आमने सामने नहीं हैं। रेखाएं खींचकर विपरीतार्थक शब्दों के सही जोड़े हमें बनाने हैं। तो आना का क्या होगा? आना का होगा जाना, ठीक है। गुण अवगुण, आदर अनादर, आदर यानी किसी का आदर करना, सम्मान करना, और अनादर यानी किसी का अपमान करना, ठीक है। स्वस्थ अस्वस्थ, कम अधिक, दयालु निर्दयी, योग्य अयोग्य, हार जीत, आशा निराशा, ठीक है। तो इस तरह से आपको विपरीतार्थक शब्दों का सही मिलान करना था। अगला प्रश्न कहावत। गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। यह वाक्य एक कहावत है। इसका अर्थ है कि कोशिश करने पर ही सफलता मिलती है। ऐसी ही एक और कहावत है, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, अर्थात परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। कहावतें ऐसे वाक्य होते हैं जिन्हें लोग अपनी बात को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। आपके घर और पास पड़ोस में भी लोग अनेक कहावतों का उपयोग करते होंगे। नीचे कुछ कहावतें और उनके भावार्थ दिए गए हैं। आप इन कहावतों को कहानी से जोड़कर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो कौन कौन सी कहावत है? अधजल गगरी छलकत जाए। तो जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह उसका दिखावा करता है। इसका अर्थ क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसका अर्थ है जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह उसका दिखावा करता है। और अगली कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है समय निकल जाने के बाद पछताना व्यर्थ होता है। एक अनार 100 बीमार। कोई ऐसी एक चीज जिसको चाहने वाले अनेक हों। अगली कहावत, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, जो अधिक बढ़ चढ़कर बोलते हैं वे काम नहीं करते। अगली कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। जब किसी काम को करने की इच्छा होती है तो उसका साधन भी मिल जाता है। तो संकेत हमें दिया गया है कि विज्ञापन में तो एक नौकरी की बात कही गई थी, लेकिन उम्मीदवार आ गए हजारों। यानी नौकरी तो एक थी, लेकिन उसके उम्मीदवार उसे पाने के लिए कितने आ गए? हजारों आ गए। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। तो अब हमें इन्हीं कहावतों को कहानी से जोड़कर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। तो पहली कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। कहानी में उम्मीदवार अपने बाहरी दिखावे और आचरण को बदलकर स्वयं को योग्य साबित करने की कोशिश करते हैं। यानी अपने आप को बदलते हैं, अपनी आदतों को बदलते हैं और खुद को योग्य साबित करने की कोशिश करते हैं। ये उम्मीदवार जिनके पास सही योग्यता नहीं है वे मात्र बाहरी दिखावा करके चयनित होने का प्रयास करते हैं। इसलिए यह कहावत यहाँ एकदम
सटीक बैठती है, सही बैठती है। ठीक है। अगली कहावत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उम्मीदवारों ने समय रहते सही कार्य करने की बजाय दिखावे पर ध्यान दिया। जब चुनाव का दिन आया तब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इसलिए यह कहावत यहाँ सटीक बैठती है। अगली कहावत, एक अनार सो बीमार। दीवान की एक पदवी के लिए सैकड़ों लोग आए, लेकिन पदवी एक को ही मिलनी थी। इसलिए यह कहावत यहाँ एकदम सटीक बैठती है। अगली कहावत है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं। कई उम्मीदवार बड़े बड़े दावे करते थे कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन जब वास्तविक कार्य करने का समय आया तो उनमें से कोई भी उस काम को करने में सक्षम नहीं निकला। इसलिए यह कहावत यहाँ एकदम सटीक बैठती है कि जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। और अगली कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। जानकी नाथ ने किसान की मदद करने की इच्छा दिखाई और उन्होंने अपने आत्मबल से उस कार्य को पूरा किया। उनके इस गुण को देखकर ही उन्हें दीवान का पद मिला। इसलिए यह कहावत यहाँ सटीक बैठती है। अगला प्रश्न पाठ से आगे अनुमान या कल्पना से। ठीक है। प्रश्न क है, दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला। देश के प्रसिद्ध पत्रों में नौकरी का विज्ञापन किसने निकलवाया होगा? आपको ऐसा क्यों लगता है? और इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। विज्ञापन ने पूरे देश में तहलका क्यों मचा दिया होगा? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर। तो इन प्रश्नों के उत्तर हमें अपनी अनुमान या कल्पना के आधार पर देने हैं। तो इस विज्ञापन को निकलवाने का निर्णय महाराज और दीवान साहब ने मिलकर लिया होगा, ताकि योग्य दीवान का चयन किया जा सके या चुनाव किया जा सके। और अगला प्रश्न है, इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। विज्ञापन ने पूरे देश में तहलका क्यों मचा दिया होगा? क्योंकि विज्ञापन ने इसलिए तहलका मचाया होगा क्योंकि यह एक उच्च पद था, बहुत ही ऊंचा पद था, और इसके लिए कोई विशेष शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं थी, जिससे अधिकतर लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए देवगढ़ पहुंचे। अगला प्रश्न, विज्ञापन। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। कहानी में इस विज्ञापन की सामग्री को पढ़िए। इसके बाद अपने समूह में मिलकर इस विज्ञापन को अपनी कल्पना का उपयोग करते हुए बनाइए। संकेत हमें दिया गया है कि विज्ञापन बनाने के लिए आप एक चौकोर कागज़ पर हाशिया बनाइए। इसके बाद इस हाशिए के भीतर के खाली स्थान पर सुंदर लिखाई, चित्रों, रंगों आदि की सहायता से सभी आवश्यक जानकारी लिख दीजिए कि जो भी आप जानकारी उस विज्ञापन के माध्यम से देना चाहते हैं। आप बिना रंगों या चित्रों के भी विज्ञापन बना सकते हैं। तो किस तरह से बनेगा विज्ञापन, आइए देखते हैं। यह गतिविधि छात्रों को विज्ञापन निर्माण और उसकी प्रभावशीलता पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए आपके प्रश्न के विभिन्न भागों को समझते हैं। तो विज्ञापन की सामग्री बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? हाशिया। हाशिया क्या होता है? सबसे पहले चौकोर कागज पर हाशिया बनाइए, जिससे विज्ञापन के लिए एक फ्रेम तैयार हो जाए। ठीक है। फिर हम शीर्षक लिखेंगे कि देवगढ़ के लिए दीवान की आवश्यकता। ठीक है। फिर विवरण दिया जाएगा कि इसमें यह लिखा जा सकता है कि देवगढ़ राज्य के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। इच्छुक उम्मीदवार, जो भी इच्छुक हों, वे अपनी योग्यता और अनुभव के साथ आवेदन करें। और योग्यताएं क्या क्या हो सकती हैं उनमें? प्रशासनिक अनुभव, न्यायप्रियता आदि। ठीक है। और आवेदन की अंतिम तिथि भी लिख सकते हैं कि आवेदन करने की अंतिम तिथि अब कौन सी है। संपर्क विवरण, संपर्क पता लिखना है यहाँ पर कहने का अर्थ है। और आवेदन करने का तरीका भी शामिल करें कि किस तरह से आवेदन कर सकते हैं। और फिर रंग और चित्र। आप विज्ञापन में कुछ चित्र जैसे ताज और राजमहल का चित्र, रंगों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि विज्ञापन की सामग्री जो हो वो क्या हो? स्पष्ट और पठनीय हो, ताकि सबको अच्छे से समझ आ जाए।
फिर अगला प्रश्न है, आपने भी अपने आसपास दीवारों पर, समाचार पत्रों में या पत्रिकाओं में, मोबाइल फ़ोन या दूरदर्शन पर अनेक विज्ञापन देखे होंगे। अपने किसी मनपसंद विज्ञापन को याद कीजिए, आपको वह अच्छा क्यों लगता है सोचकर अपने समूह में बताइए। अपने समूह के बिंदुओं को लिख लीजिए। तो इस प्रश्न में आपको क्या बताना है कि आपने भी कभी ना कभी कोई विज्ञापन देखा होगा, चाहे समाचार पत्र में या घर के आसपास की दीवारों पर, मोबाइल पर, दूरदर्शन पर। तो आपको बताना है कि आपको वह अच्छा क्यों लगता है। आपको अपने समूह में चर्चा करनी है इसके बारे में, ठीक है। जैसे आपने अपने आसपास कई विज्ञापन देखे होंगे, अब एक ऐसा विज्ञापन चुने जो आपको पसंद आया हो। यह आपको क्यों अच्छा लगता है, इसके बारे में आपको सोचना है। क्या यह विज्ञापन आकर्षक चित्रों, संगीत या किसी विशेष संदेश के कारण अच्छा लगता है, कि उसके चित्र अच्छे हैं या उसमें जो दिया गया संदेश है वो आपको अच्छा लगा, या जो उसमें संगीत लिखा गया है वो आपको अच्छा लगा। तो आपको अपने समूह के सदस्यों के साथ इस पर चर्चा करनी है और इसके प्रमुख बिंदुओं को लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, विज्ञापनों से लाभ होते हैं, हानि होती है या दोनों? अपने समूह में चर्चा कीजिए और चर्चा के बिंदु लिखकर कक्षा में साझा कीजिए। तो इसका उत्तर है कि विज्ञापनों से हमें लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो लाभ क्या हो सकते हैं? नए उत्पादों या सेवाओं के बारे में जानकारी मिलती है कि मार्केट में कौन से न्यू प्रोडक्ट्स आए हैं, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और दूसरा लाभ क्या हो सकता है कि उपभोक्ताओं को विभिन्न विकल्प मिल जाते हैं। जो खरीदने वाले हैं उन्हें क्या मिल जाता है? काफ़ी सारे विकल्प मिल जाते हैं, अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। और हानि क्या हो सकती है कि कभी कभी भ्रामक या अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकते हैं। कभी कभी उत्पाद जो हैं, विज्ञापन जो हैं, हमें वो भ्रमित कर सकते हैं और बढ़ा चढ़ाकर उनका वर्णन किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा हानि क्या हो सकती है? उपभोक्ताओं को अनावश्यक चीज़ों की खरीदारी के लिए प्रेरित कर सकते हैं, कि जो विज्ञापन है वो उपभोक्ताओं को अनावश्यक चीज़ जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं भी होती है उन्हें खरीदने के लिए मजबूर कर देते हैं, प्रेरित कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की गतिविधियां छात्रों को सोचने, लिखने और चर्चा करने के लिए प्रेरित करती हैं, जो उनके समग्र विकास के लिए उपयोगी होती है। अगला प्रश्न, आगे की कहानी। परीक्षा कहानी जहां समाप्त होती है उसके आगे क्या हुआ होगा? आगे की कहानी अपनी कल्पना से बनाइए। तो कहानी आगे कैसे बढ़ सकती है? इसका एक संभावित विस्तार यह हो सकता है कि दीवान के रूप में पंडित जानकीनाथ शाह का कार्यकाल कैसा रहा, उनके नेतृत्व में राज्य में क्या परिवर्तन हुए और कैसे उन्होंने अपनी नीतियों और उदारता से राज्य का विकास किया। अगला प्रश्न, आपकी बात। यदि कहानी में दीवान साहब के स्थान पर आप होते तो योग्य व्यक्ति को कैसे चुनते? यदि मैं दीवान साहब की जगह होता तो व्यक्ति के अंदर दया, साहस और निस्वार्थ भाव के गुणों को देखकर चयन करता। प्रश्न ख, यदि आपको कक्षा का मॉनिटर चुनने के लिए कहा जाए तो आप उसे कैसे चुनेंगे? उसमें किन किन गुणों को देखेंगे? गुणों की परख के लिए क्या क्या करेंगे? यदि मुझे कक्षा का मॉनिटर चुनना हो तो मैं ईमानदारी, नेतृत्व कौशल और मित्रों के प्रति दया जैसे गुणों को देखता। इन गुणों को परखने के लिए मैं उन्हें अलग अलग स्थितियों में देखता और उनके व्यवहार का मूल्यांकन करता। अगला प्रश्न, नया पुराना। कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। हमारे आसपास अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें लोग नया फैशन या पुराना चलन कहकर दो भागों में बांट देते हैं। जो वस्तु आपके माता पिता या दादा दादी के लिए नई हो सकता है वह आपके लिए पुरानी हो, या जो उनके लिए पुरानी हो वह आपके लिए नए हो। अपने परिवार या परिजनों से चर्चा करके नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो आपके लिए नई वस्तु क्या हो सकती है? स्मार्टफोन हो सकता है, ठीक है। स्मार्टफोन और ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग ये आपके लिए नई वस्तु हो सकती है। और पुरानी वस्तु आपके लिए क्या हो सकती है?
टेलीविज़न आपके लिए पुरानी वस्तु हो सकती है, और दुकान से खरीदारी करना भी आपके लिए, खरीदारी वो क्या है आपके लिए, पुरानी वस्तु, पुरानी चीज़ होगी है। और आपके परिवार के बड़ों के लिए नई वस्तु क्या हो सकती है, उनके लिए टेलीविज़न नहीं हो सकता, नया हो सकता है टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन। ठीक है, ये इनके लिए नया है। और उनके लिए पुरानी वस्तु क्या हो सकती है, परिवार के बड़ों के लिए पुरानी वस्तु हो सकती है रेडियो, उनके लिए पुराना हो सकता है, और टेलीफोन, टेलीफोन उनके लिए पुराना हो सकता है। ठीक, इस तरह से आपको ये तालिका भरनी थी। अगला प्रश्न, वाद विवाद। आपस में हॉकी का खेल हो जाए, यह भी तो आखिर एक विद्या है। क्या हॉकी जैसा खेल भी विद्या है? इस विषय पर कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। इसे आयोजित करने के लिए कुछ सुझाव आगे दिए गए हैं। कक्षा में पहले कुछ समूह बनाएं, ठीक है। फिर पर्ची निकालकर निर्धारित कर लीजिए कि कौन समूह पक्ष में बोलेंगे और कौन विपक्ष में, ठीक है। आधे समूह इसके पक्ष में तर्क दीजिए, आधे समूह इसके विपक्ष में। फिर सभी समूहों को बोलने के लिए 5-5 मिनट का समय दिया जाएगा। ध्यान रखें कि प्रत्येक समूह का प्रत्येक सदस्य चर्चा करने, तर्क देने आदि कार्यों में भाग अवश्य ले। तो ये प्रश्न आपको स्वयं करना है। आपको आपस में हॉकी का खेल पर क्या करना है, वाद विवाद, इस गतिविधि पर आपको वाद विवाद करना है। कुछ 2 टीम्स में बांट देंगे। एक टीम में जो होंगे वो पक्ष में तर्क देंगे और दूसरी टीम वाले विपक्ष में तर्क देंगे, और प्रत्येक सदस्य को मौका दिया जाएगा चर्चा करने का, तर्क देने का और कार्य में भाग लेने का, ठीक है। अगला प्रश्न, अच्छाई और दिखावा। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता है। अपने समूह में निम्नलिखित पर चर्चा कीजिए और चर्चा के बिंदु अपनी लेखन पुस्तिका में लिख लीजिए। तो क्या है, प्रश्न दिया गया है, हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार स्वयं को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, संकेत, मेहनत करना, कसरत करना, साफ सुथरे रहना आदि। और क्या स्वयं को अच्छा दिखाने में और स्वयं के अच्छा होने में कोई अंतर है कि एक तो हम अपने आप को अच्छा दिखा रहे हैं और एक हम अच्छे हैं, अंदर से अच्छे हैं। तो इन दोनों बातों में कोई अंतर है? अगर है तो क्या और कैसे, ठीक है। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि लोग मेहनत करते हैं, व्यायाम करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और अच्छे विचार रखते हैं ताकि वे अच्छा दिख सकें, कि विचार भी उनके अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा प्रश्न, क्या स्वयं को अच्छा दिखाने और अच्छे होने में कोई अंतर है? तो स्वयं को अच्छा दिखाने में क्या है, बाहरी दिखावा अधिक होता है, और जबकि स्वयं को अच्छा होना, स्वयं का अच्छा होना क्या है, वो आंतरिक गुणों और स्वभाव पर आधारित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, परिधान तरह तरह के। कोट उतार डाला। कोट एक परिधान का नाम है। कुछ नए परिधानों के नाम और चित्र नीचे दिए गए हैं। कुछ अन्य परिधानों के नाम और चित्र नीचे दिए गए हैं। परिधानों के नामों को इनके सही चित्र के साथ मिलाइए। इन्हें आपके घर में क्या कहते हैं, लिखिए। तो जैसे पहला चित्र हमें दिया गया है, ये क्या है, लहंगा है, ठीक है, इससे हमने मिला दिया। तो इसे हम और क्या कहते हैं, लहंगे को क्या कह सकते हैं, लहंगे को, और या आपके घर में क्या कहते हैं, घाघरा, ठीक है। फिर है, ये क्या है, ये है गमछा, ठीक है। गमछे को और क्या कह सकते हैं, या आपके घर में क्या कहते हैं, गमोछा, गमोछा कहते हैं इसे, ठीक है। और ये है दुपट्टा, इसे और क्या कह सकते हैं, इसके तो कई नाम है, ओढ़नी, चुनरी, चुन्नी, ठीक है। ओढ़नी कह लीजिए या चुनरी कह लीजिए।
अब अगला चित्र है, इसे कहते हैं धोती। ठीक है, धोती का चित्र है। तो धोती को और क्या कहते हैं? धोती को और कहते हैं मर्दानी। ये है फिरन, इसे कश्मीरी फेरन के नाम से भी जाना जाता है, कश्मीरी फेरन। ये है पगड़ी का चित्र। तो इसे और क्या कहते हैं? पगड़ी को और कहते हैं साफा या कंटोपा, कंटोपा, साफा। और ये है अचकन, अचकन इसे कहते हैं बाघल बंदी। ठीक है, ये एक तरह का कोट की तरह ही होता है, लेकिन ये लंबा होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपकी परीक्षाएं। हम सभी अपने जीवन में अनेक प्रकार की परीक्षाएं लेते और देते हैं। आप अपने अनुभवों के आधार पर कुछ परीक्षाओं के उदाहरण बताइए। यह भी बताइए कि किसने कब कैसे और क्यों वह परीक्षा ली। जैसे संकेत है, जैसे किसी को विश्वास दिलाने के लिए उसके सामने साइकिल चलाकर दिखाना। अब आपने किसी को कह दिया कि मुझे साइकिल चलाने आती है, लेकिन वो आपकी बात पर कब विश्वास करेंगे? जब आप उन्हें साइकिल चलाकर दिखाएंगे। या स्कूल या घर पर कोई परीक्षा देना, किसी को किसी काम की चुनौती देना आदि। तो इसमें आप अपने जीवन में आए किसी चुनौतीपूर्ण समय का उदाहरण दे सकते हैं, जैसे किसी खेल की परीक्षा या स्कूल की कोई प्रतियोगिता जिसमें आपने भाग लिया हो, और यह साझा कर सकते हैं कि आपने उस स्थिति को कैसे संभाला। अगला प्रश्न, आज की पहेली। आज आपकी एक रोचक परीक्षा है। यहाँ दिए गए चित्र एक जैसे हैं या भिन्न? इन चित्रों में कुछ अंतर हैं। देखते हैं आप कितने चित्र जल्दी खोज पाते हैं। तो ये हमें चित्र दिया गया है। ठीक है, तो ये चित्र एक जैसे हैं या भिन्न है? देखने में तो लगभग एक जैसे हैं, तो इनमें कुछ अंतर है, हमें वो अंतर ढूंढने हैं। तो जैसे देखिए, ये दाएं चित्र में इस लड़की के बालों में रेड कलर का लाल रंग का रिबन है, और यहाँ पर वो नहीं है, है ना? एक अंतर तो हो गया ये रिबन वाला। ठीक है, और दूसरा अंतर है ये जो आदमी जा रहा है, ये देखिए उसका थैला, ये देखिए थैला क्या है, बड़ा है, और ये थैला क्या है, छोटा। दूसरा अंतर हो गया ये। ठीक, ठीक है, एक तो रिबन हो गया, एक ये थैले वाला अंतर हो गया। तीसरा, ये जो आदमी के पीछे पेड़ देखिए, पीछे इसके 1 2 3 4 5 पेड़ है, और यहाँ पर 4 पेड़ है। तो यहाँ पर पेड़ जो है वो गायब है ना? और ये जो सिग्नल लाइट्स दी हुई हैं, इनका कलर भी देखिए अलग है। ये रेड कलर की है और ये अलग रंग की है ना? तो एक अंतर हो गया ये। और क्या हो सकता है? ये देखिए, इसमें जो ये जानवर है, इसका मुंह है इस तरफ, और इस जानवर का मुंह है इस तरफ। तो ये भी एक तरह का अंतर है। अगर सेम होता तो इस जानवर का मुंह उस तरफ होना चाहिए था, है ना? तो एक अंतर हो गया ये। और जो ये पीछे बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई बड़ी खिड़की नहीं है, और यहाँ पर ये देखिए ये खिड़की है। तो इन चित्रों में ये अंतर है। ठीक है, एक हमने ये रिबन वाला ढूंढा, एक ये सिग्नल वाला, एक ये थैले वाला, एक ये पेड़ का अंतर, और ये 5 जानवर वाला, और एक ये खिड़की वाला। तो लगभग 6 अंतर हमने इन दोनों चित्रों में देखे। अब अगला प्रश्न है झरोके से। पाठ में दिए गए QR कोड के माध्यम से आप एक और कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, जो पाठ के शुरू में सबसे ऊपर QR कोड दिया गया है, उसके माध्यम से आप एक और कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी में भी कोई किसी की परीक्षा ले रहा है। यह कहानी हमारे देश के बहुत होनहार बालक और उसके गुरु चाणक्य के बारे में है। इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद ने लिखा है।
और अगला प्रश्न खोजबीन के लिए, पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से आप प्रेमचंद के बारे में और जान समझ सकते हैं, साथ ही उनकी अन्य कहानियों का आनंद भी उठा सकते हैं। कौन कौन सी कहानियों का? जैसे ईदगाह, नादान दोस्त, दो बैलों की कथा। तो इसे आपको स्वयं करना है, QR कोड की सहायता से प्रेमचंद जी की अन्य रचनाओं के बारे में पढ़ना है। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।